आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 4 ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और ये चारों ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और यही मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी apparatus आएगा, लाइसोसोम्स आएंगे और वैक्यूल्स आएंगे। कौन सी नहीं आती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, पेरोक्सिसोम्स नहीं आएंगे। तो ये ऑर्गेनेलीज इसका पार्ट नहीं होते हैं और ये वाली होते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन 4 ऑर्गेनेलीज को छोड़ के बाकी जो बच गए वो एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखो एक बार, डायग्राम जो है इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी बॉडीज हैं, ये लाइसोसोम्स हैं और यहाँ पे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? वैक्यूल्स बोल देते हैं। तो यही 4 ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? ये 4 ऑर्गेनेलीज मिलके हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं। अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं हमारे इसके अंदर। तो सबसे पहले है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है जिनको हम सिस्टर्नी बोल देते हैं और ये न्यूक्लियस के साथ में ही अटैच्ड होता है। इसकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें यहाँ पे, ये है हमारी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। फिर है हमारे वेसिकल्स। वेसिकल्स ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है। सिस्टर्नी न्यूक्लियस के साथ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड होती हैं। सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, इसीलिए सिस्टर्नी ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ज़्यादा मिलती हैं हमें। सिस्टर्नी कैसी होती हैं? ये अनब्रांच्ड होती हैं। देखो, कोई ब्रांचिंग नहीं दिखती हमें इसमें। जबकि ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो लिपिड्स बनाने होते हैं, तो इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है। एक बार यहाँ से रीड करेंगे। सिस्टर्नी जो है लॉन्ग है, ब्रॉड, फ्लैट, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स है, सैक स्टैक्ड, पैरेलली अरेंज्ड। दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स कैसे होते हैं? वेसिकल्स राउंड होते हैं हमारे, वेसिकल्स राउंड होते हैं और स्मूथ हो, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि ट्यूब्यूल्स कैसे होंगे? ट्यूब्यूल्स स्मूथ होते हैं क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता? राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो स्मूथ है। ब्रांच्ड है, देखो ब्रांचेस निकली हुई है इनमें, ब्रांच्ड है, ट्यूब लाइक है और एक नेटवर्क बनाते हैं। ये कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा मिलते हैं। हमें जो सिस्टर्नी होती है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इनके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल अपार्टमेंट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल। और इसके बाहर ये जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है ना, ये वाला, ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के अंदर वाले हिस्से को हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और इसके बाहर वाले हिस्से को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है। ये सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर वाले को ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और इसके बाहर वाले को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में क्या होगा? रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर सिस्टर्नी ज़्यादा होती हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्लैट पैरेलल सैक जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ये रफ दिखाई देता है क्यों? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, एटीएस वाले। जो मेम्ब्रेन होती है ये कॉन्टिन्यूअस होती है और ज्वाइन होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड होती है। ठीक है। इसके जो फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस पे। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप से न्यूक्लियस की हेल्प के बिना प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस क्या करता है? ये एमआरएनए सेंड करेगा, एमआरएनए बनाएगा, अपने पोर्स से बाहर भेजेगा
और न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम सब यूनिट्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, राइबोसोम सब यूनिट्स की फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस। तो हमारा ये न्यूक्लियोलस जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है राइबोसोम सब यूनिट। और न्यूक्लियस क्या करता है? ये mRNA भेजता है बाहर, जिसकी हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर पाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंड करता है पूरी तरह से न्यूक्लियस पे। जब तक mRNA और राइबोसोम्स नहीं होंगे तब तक ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या किस किस ऑर्गेनेली को बनाता है? तो ये बनाता है गोल्गी बॉडी को और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी को कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरली ये ऑर्गेनेली एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है? गोल्गी बॉडीज और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। Membrane and proteins created in the rough endoplasmic reticulum are packed in transport vesicles। अब इसके अंदर जो इसके अंदर देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गोल्गी बॉडी को कैसे बनाएगा। इसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स बने हैं अब वो वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे। ठीक है, और वो वेसिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन की साइड पे आ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दीज वेसिकल्स, अब ये वेसिकल कहाँ जाएंगे? टू द सिस फेस ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी बॉडी। अब ये गोल्गी बॉडी के पास जाएंगे, फिजिकली कंट्रीब्यूटिंग लिपिड्स टू बिल्ड द एक्सपेंड द गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल बने, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, अब वो कहाँ पे जाएंगे? गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी के पास यहाँ पर ये वेसिकल आएगा और अपने प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडी के अंदर रिलीज कर देगा। और ये जो प्रोटीन्स यहाँ से आए हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये गोल्गी बॉडी की इस मेम्ब्रेन को बनाने में इसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा? प्रोटीन रिलीज करेगा वेसिकल्स में। वेसिकल्स आएंगे हमारे गोल्गी बॉडी के पास और गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन को बनाने में इसकी हेल्प करेंगे। यानी कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गोल्गी बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहा है। The endoplasmic reticulum also bud of parts to form the smooth endoplasmic reticulum। और इसी तरीके से ये क्या बनाता है? जैसे इसने गोल्गी बॉडीज को बनाया है इसी तरीके से ये क्या बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी बनाएगा। अब देखो की फैक्ट्स। इट इज हाईली डेवलप्ड इन सिक्रेटरी सेल्स। ये किन सेल्स में ज्यादा मिलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का है तो ये उन सेल्स में ही ज्यादा मिलेगा जो ज्यादा एक्टिव होंगे, जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती होंगी। ठीक है, तो किन में मिलेगा ये हमें मिलेगा पेनक्रिएटिक सेल्स में। पेनक्रिएटिक सेल्स को क्या करना होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसको ज़्यादा एंजाइम्स बनाने होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पेनक्रिएटिक सेल्स में मिलेगा। और किस में मिलेगा? ये हमें प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स में इसका क्या फंक्शन होगा? प्लाज्मा सेल्स ये क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज को के सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किससे? इसमें ज्यादातर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसका फंक्शन होता है लिपिड्स को बनाने का। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्रांच ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का बना हुआ होता है। ये स्मूथ दिखता है क्योंकि इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी ऑर्गेनेली के साथ में अटैच्ड होता है? SER membrane is physically continuous with rough endoplasmic reticulum। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। इट ब्रांचेस आउट फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टरनी से निकलता है ये और इनटू इनटू अ ट्यूबुलर नेटवर्क, और ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। यानी कि अगर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ वाला, तो यहाँ से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे ऐसे, और ये क्या बनाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसका फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? जब ये बना ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है तो इसका फंक्शन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो ये अपने एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए ये कम्प्लीटली RESR पे डिपेंड करता है। क्या करने के लिए? अपने लिपिड्स को बनाने के लिए, अपने लिपिड्स का सिंथेसिस करने के लिए ये
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड रहता है, और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसके लिए भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही डिपेंड करता है। अब कौन सी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को बनाता है ये बनाएगा गोल्गी लिपिड्स को और वेसिकल्स को। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाएगा? गोल्गी के जो लिपिड्स होते हैं उनको बनाएगा और वेसिकल्स को बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, ये सिंथेसाइज करता है फोटो फोस्फोलिपिड्स। ये क्या बनाता है? फोस्फोलिपिड्स बनाता है एंड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दीज लिपिड्स, ये लिपिड्स क्या हो जाते हैं? पैक्ड हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में, जो माइग्रेट करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। किसके साथ में फ्यूज होंगे? गोल्गी बॉडी के सिस फेस के साथ में, प्रोवाइडिंग द रो लिपिड्स मटेरियल्स नीडेड टू बिल्ड ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन्स। और जितनी भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनानी होती हैं उनके लिए रो लिपिड्स प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर ये हमारे ट्यूब्स हैं इसके, तो ये क्या करेंगे? ये रो लिपिड्स भेजेगा वेसिकल्स में। ये वेसिकल्स जाएंगे किसके पास? ये जाएंगे हमारे इसके गोल्गी बॉडीज के पास, गोल्गी बॉडीज के पास लेके जाएंगे, ये इनकी पैकेजिंग करेगा। ठीक है, और जहाँ पे इन रो लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होगी वहीं वहीं पे उनको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ये क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। और क्या करता है? जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बस ये मसल्स में पाया जाता है तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? ये क्या स्टोर करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का मेन काम होता है भाई पैकेजिंग करने का, प्रोसेसिंग करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, शेपिंग करने का, मॉडिफिकेशन करने का। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं ये उन सब की पैकेजिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, शेपिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। उनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस करने होते हैं वो मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, और फिर उनको जहाँ पर भेजना होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, क्योंकि अब ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट का, पैकेजिंग का काम करता है तो इसको क्या बोला जाता है? शिपिंग असेंबली हब। शिपिंग असेंबली हब भी बोला जाता है। इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सिल्वर स्टेनिंग के द्वारा नर्व सेल्स में किया था। जैसे हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 3 स्ट्रक्चर्स थी, सिस्टर्नी थी, ट्यूब्यूल्स थे, वेसिकल्स थे। वैसे ही गोल्गी एपरेटस में 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और गोल्गी वैक्यूल्स। सिस्टर्नी कैसी होती हैं? बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप्ड पैरेलल स्टैक्ड। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर्नी बोल देते हैं। फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं और पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। सिंगल गोल्गी एपरेटस जो होता है वो 4 से 8 सिस्टर्नी का बना हुआ होता है। ट्यूब्यूल्स जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा है वैसे ही ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसिकल्स ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। गोल्गी वैक्यूल्स, ये एक वैक्यूल होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है मेनली। ठीक है, और ये सारे के सारे इंटर जो हमारे सिस्टर नहीं होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि भाई सिस्टर नहीं होते हैं जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं। सिस्टर ने आर नॉट आइसोलेटेड, सिस्टर ने आइसोलेटेड नहीं होती हैं। देयर ल्यूमन्स आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड, इनका ल्यूमन कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल से। ठीक है, और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका डायमीटर कितना होता है? 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं, ये पोलैरिटी शो करता है। कौन कौन से? एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस होता है उसको हम बोल देते हैं सिस फेस। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी बोला जाता है। ये कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड होता है। इसको कन्वेक्स फेस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, दिस इज रिसीविंग साइड। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल आता है वो यहीं पे अंदर लिया जाता है, यहीं पे जाता है वो। तो क्योंकि ये इस वेसिकल को रिसीव करता है तो इसीलिए सिस फेस को रिसीविंग फेस भी बोला जाता है। ट्रांस फेस कौन से होते हैं? मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है। ये कर्व्ड इनवर्ड, ये वाली जो साइड होती है जो अंदर की साइड में कर्व्ड है इसको हम ट्रांस फेस बोलेंगे। ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ये सिस फेस जो है ये न्यूक्लियस के पास वाली साइड होती है। ट्रांस फेस जो है इज शिपिंग डॉकवेयर फिनिश्ड कार्गो बर्ड्स ऑफ। अब यहाँ पे जो वेसिकल यहाँ पे आया था गोल्गी बॉडी के पास,
अब यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन होने के बाद यहाँ से वो वेसिकल बाहर निकलेगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा, और बर्ड ऑफ होके जहाँ पे भी इसके अंदर वाले मटेरियल की प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है, वो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उस वहीं पे उसको भेज दिया जाएगा। टू फॉर्म ऑफ राउंड सिक्रेटरी वेसिकल। द सिस एंड ट्रांसफेसेस आर एंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांसफेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल से। अभी किस दूसरी ऑर्गेनेली के साथ में अटैच्ड होते हैं? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज फिजिकली तो किसी के साथ, किसी भी दूसरी ऑर्गेनेली के साथ में कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये अटैच्ड किसके साथ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड नहीं होते हैं, बस वेसिकल्स के थ्रू इनका लेन देन चलता है। वो प्रोटीन्स और लिपिड्स इसके पास में भेज देते हैं, ये मॉडिफिकेशन करते हैं, बस इतना ही कनेक्शन रहता है इनका, फिजिकली वैसे कोई अटैचमेंट नहीं होती है, ठीक है। फंक्शन किस ऑर्गेनेली पे डिपेंड करता है गोल्गी बॉडी का? ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बनता ही किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। डायरेक्टली नहीं बनता है, लेकिन इसका काम जो चलता है वो किससे चलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चलता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, और उन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड से इसकी मेम्ब्रेन बनती है गोल्गी बॉडी की। तो क्योंकि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन उन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड से हो रही है, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये इसका जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही डिपेंड रहता है, क्योंकि वहां से प्रोटीन्स और लिपिड्स नहीं आएंगे, इसकी मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो ये इस मॉडिफिकेशन का, प्रोसेसिंग का, ये सब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। गोल्गी इज एन एम्प्टी प्रोसेसिंग पार्ट विदाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिना इसका कोई काम नहीं चलेगा। ये वहां से रो प्रोटीन्स को रिसीव करता है, ठीक है, रो लिपिड्स को रिसीव करता है, और इट कैन नॉट मॉडिफाई, ये मॉडिफाई पैकेजिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता अगर वहां से इन सब चीजों की सप्लाई नहीं होगी तो। ये किस नेक्स्ट ऑर्गेनेली को बनाता है? ये बनाएगा लाइसोसोम को और वैक्यूल को। कैसे बनाएगा? देखो, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क जो होता है, मेम्ब्रेन अंडरगो अ पिंचिंग ऑफ, यानी कि इसके ये जो ट्रांस फेस थी यहाँ से ये वेसिकल बर्ड ऑफ हो जाएगा। यहाँ मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे ये जो प्रोटीन इसके अंदर भरा हुआ था ये वेसिकल में कन्वर्ट होगा, और ये वेसिकल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से ये निकलने के बाद देखो, व्हेन इट pinches of vesicle filled with newly modified acid hydrolase enzymes, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? एसिडिक मीडियम वाले हाइड्रोलेज एंजाइम्स भरे हुए हैं। इट डायरेक्टली फॉर्म्स लाइसोसोम्स, ये क्या बना देगा? डायरेक्टली लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि लाइसोसोम के अंदर का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें? हाइड्रोलेज एंजाइम्स, यानी कि वो एंजाइम्स जो H2O की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। व्हेन इट पिंचेस ऑफ, जब ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है, जब ये यहाँ से टूट जाता है, तो लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज वेसिकल, इट डायरेक्टली फॉर्म वैक्यूल। अगर ये यहाँ से टूटता है और इसके अंदर लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज वेसिकल प्रेजेंट है, तो तब ये क्या बनाता है? तब ये वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो हमारी गोल्गी apparatus है, अगर तो इससे एंजाइम्स से भरा हुआ, एसिडिक मीडियम वाले हाइड्रोलेज एंजाइम से भरा हुआ अगर ये वेसिकल है, तो ये क्या बनाएगा? फिर लाइसोसोम बनाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड फिल्ड है, और फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज वेसिकल है अगर ये, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि गोल्गी apparatus से यहाँ पे ये क्या बना? लाइसोसोम भी बना, और ये क्या बना? ये वैक्यूल भी बना। तो गोल्गी बॉडी से दोनों चीजों की फॉर्मेशन हो रही है, वेसिकल की भी और साथ के साथ वैक्यूल की भी, ठीक है। व्हेन इट पिंचेस ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, और अगर उसके अंदर सिक्रेटरी मटेरियल भरा हुआ है, तो तब क्या होगा? दे फ्यूज विद, वो फ्यूज कर जाएंगे, एंड एक्सपेंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सिक्रेटरी वेसिकल है तो वो सिक्रेटरी वेसिकल क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर जो वेसिकल यहाँ मेम्ब्रेन से जो वेसिकल निकला है और उसके अंदर अगर सिक्रेटरी मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? वो फ्यूज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपेंड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि यहाँ पे गोल्गी apparatus के अंदर किस किस चीज की फॉर्मेशन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी और ग्लाइकोलिपिड्स की भी। कैसे होगी? देखो, जो प्रोटीन्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे,
अगर तो वो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड करते हैं, यानी कि अगर गोल्गी बॉडी उन प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड करा देती है तो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। अगर जो लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे, अगर उनको कार्बोहाइड्रेट से वो बाइंड करा देती हैं, तब क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं। यानी कि गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों चीजों को बनाने का काम करती है। ठीक है। प्लांट्स कंटेन स्कैटर्ड इंडिपेंडेंट गोल्गी यूनिट्स। प्लांट के अंदर ये जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर इन गोल्गी बॉडीज को हम क्या बोल देते हैं, डिक्टायोसोम बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, डिक्टायोसोम्स। ये नेक्स्ट, टिप ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जो टिप होती है वो भी किससे बनी हुई होती है, गोल्गी बॉडीज से बनी हुई होती है। टिप ऑफ स्पर्म इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसिंग करना, सोर्टिंग करना, यानी कि छांटना कि किस मटेरियल को कहाँ पे भेजना है, उनको अलग अलग वेसिकल्स में पैक करना, प्रोटीन्स को अलग वेसिकल में पैक करना, लिपिड्स को अलग में, ग्लाइकोप्रोटीन्स को अलग में, ग्लाइकोलिपिड्स को अलग में। ठीक है। जो जो मटेरियल जहाँ जहाँ भेजना है उनको अलग अलग वेसिकल्स में पैक करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये सारे काम करती है गोल्गी बॉडीज। और क्या काम है इसका, इट फॉर्म द रूट कैप। क्या बनाती है ये, रूट कैप भी बनाती है, जिससे रूट को क्या मिलती है, लुब्रिकेशन मिलती है और वो इजीली सॉइल के अंदर धंस जाती है। ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हमने किसके देखे हैं, गोल्गी एपरेटस के। क्या क्या करता है ये गोल्गी एपरेटस, ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स को बनाता है। कैसे बनाएगा, जब प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। प्लांट्स में इसको क्या बोला जाता है, डिक्टायोसोम बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, प्लांट्स में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। स्पर्म की टिप जो एक्रोसोम होती है वो किससे बनी हुई होती है, गोल्गी बॉडी से बनी हुई होती है। इसका काम होता है प्रोसेसिंग का, सॉर्टिंग का, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। ये सारे काम इसी के हैं। और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या करता है, ये रूट कैप को भी बनाता है। और क्या प्रोवाइड करता है, रूट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इतनी सारी चीजें हमने किसके बारे में करी हैं, गोल्गी बॉडीज के बारे में करी है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम कैसे बना था, गोल्गी बॉडी से बना था। गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल पिंच ऑफ हुआ था उसी से क्या बना था, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम भरे हुए होते हैं। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है। देखो, द वास्ट डिस्पोजल रिसाइकलिंग यूनिट। इसको डिस्पोजल और रिसाइकलिंग यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है ना सेल के अंदर, उस सारे को डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और रिसाइकलिंग यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल के बाद कोई भी मान लो कि सेल ऑर्गेनली है, वो उसका डाइजेशन हुआ है उसके खराब होने के बाद, तो उसके अंदर जितने भी यूजफुल चीजें थी, उन यूजफुल चीजों को ताकि दोबारा से यूज किया जा सके, उनकी रिसाइकलिंग भी कौन कराता है, लाइसोसोम ही कराता है। ठीक है। स्ट्रक्चर देखो लाइसोसोम की कैसी होती है, दे आर स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे कंटेन एंजाइमेटिक टूल किट। ये एंजाइमेटिक टूल किट कंटेन करते हैं। और ये जो एंजाइमेटिक टूल किट है ये भरी हुई होती है अराउंड लगभग 50 टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। जैसे कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये लाइपेजेस जो कि फैट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं, न्यूक्लियसेस जो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करते हैं। ठीक है। एसिड शील्ड रूल। These enzymes are only active in highly acidic environment. ये एंजाइम सिर्फ हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। कितनी पीएच पे काम करेंगे, 4.5 से 5.0, इस पीएच में ही ये काम करते हैं। To keep the interior acidic, the lysosome membrane features active at ATP drive ATPase proton pump that constantly pump hydrogen ions inside from the cytoplasm. ये क्या करते हैं, आयंस को मेंटेन करके रखते हैं साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ताकि इसका एसिडिक मीडियम बना रहे। दे आर स्मॉल हाइड्रोजन दे आर स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर बैग्स होते हैं। ठीक है। अब देखो ये कैसे हमारा जो लाइसोसोम है वो अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो प्राइमरी लाइसोसोम, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम देख सकते हैं, ये टर्शरी लाइसोसोम देख सकते हैं, और इसी तरीके से ये
क्वाटरनरी लाइसोसोम भी होता है, यानी कि ये अलग अलग तरह का लाइसोसोम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह का की शेप्स बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, कैसे? देखो, सेल के अंदर लाइसोसोम पड़ा हुआ है, लाइसोसोम पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे क्या है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे एक वेसिकल आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। अब ये जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, ये इस फैगोसोम के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करके क्या बना लेता है, एक और वेसिकल बनाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। अब ये जो फैगोसोम है, ये क्या था, हमारा फूड वेसिकल था। प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वेसिकल के साथ, फैगोसोम के साथ में बाइंड करता है, और बाइंड करके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या क्या है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, और ये फूड भी है, हमारे फूड पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब इनका डाइजेशन होने के बाद इस वेसिकल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर अब जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो वेस्ट मटेरियल बचने के बाद ये जो वेसिकल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल, रेजिडुअल या फिर टर्सरी लाइसोसोम बोलेंगे। रेजिडुअल लाइसोसोम या फिर टर्सरी लाइसोसोम बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट टू द अदर ऑर्गेनेली, किस ऑर्गेनेली के साथ में अटैच होता है लाइसोसोम, इट मूव्स फ्रीली थ्रू द साइटोप्लाज्म अलोंग माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक, फ्रीली मूव करता है। दे फिजिकली अटैच टू एंड फ्यूज विद एंडोसोम्स, ये किसके साथ में फ्यूज करते हैं, जो वेसिकल आ रहे होते हैं, जैसे कि फैगोसोम था, इन वेसिकल्स के साथ, ऐसे वेसिकल्स के साथ में फ्यूज करते हैं, फैगोसोम्स के साथ में। ठीक है, और डैमेज्ड या फिर माइटो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज के साथ में फ्यूज करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑटोफैगोसोम्स है, इनके साथ में ये क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। व्हेन एनी ऑर्गेनेली बिकम डैमेज, जब कोई भी ऑर्गेनेली डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम उनको सराउंड कर लेते हैं, और क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स उनके अंदर छोड़ देते हैं, और उस ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कह देते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो वैक्यूल्स होते हैं, जो उस ऑर्गेनेली को सराउंड करते हैं, उन वैक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, उन वैक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बोलेंगे। मान लो कि ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये हो गई है खराब, तो इसको करना है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे क्या आएंगे, बहुत सारे लाइसोसोम के वेसिकल्स आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे इसके अंदर, एंजाइम्स रिलीज होते ही इसका हो जाएगा डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये वैक्यूल्स होते हैं हमारे, जो इस ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ऑर्गेनेली के चारों तरफ, इसको हम इस ऐसे वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज वैक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाटरनरी लाइसोसोम्स, इनको हम क्वाटरनरी लाइसोसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइसोसोम्स एग्जिस्ट इन मैनी शेप्स, क्योंकि बहुत सारे शेप्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। फंक्शन इसके जो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और गोल्गी बॉडीज पे डिपेंड करते हैं इसके फंक्शंस। The lysosome is entirely depend on its upstream partners. The rough endoplasmic reticulum synthesize करता है अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, एंड गोल्गी बॉडी मॉडिफाई करती है उनको विदाउट देम। लाइसोसोम वुड जस्ट बी एन एम्प्टी यूजलेस बबल, यानी कि अगर गोल्गी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, एम्प्टी और यूजलेस बबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो एंजाइम्स भरे जाते हैं, वो किसके थ्रू भरे जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को बनाता है, लिपिड्स को बनाता है, वो फिर गोल्गी बॉडी के पास जाते हैं, उनके अंदर उनका मॉडिफिकेशन होता है, और वहीं से फिर क्या बनता है, उनके अंदर एंजाइम सिक्रेट होते हैं, और वही एंजाइम से भरे हुए बबल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज वो नहीं बनाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, प्रोटीन्स लिपिड्स नहीं बनाएंगे, तो ये क्या है, यूजलेस है। देखो स्ट्रक्चर में देखो, एक बार यहाँ पे डायग्राम में देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड इनटू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल।
जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वो इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या कर दिए जाएंगे, पैक कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक वेसिकल बर्ड ऑफ होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलेंगे। और इसके अंदर क्या है, अभी यहाँ पे जो प्रोटीन से बने थे वो प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वेसिकल फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, और ये जो वेसिकल है ये सिस फेस पे जाके फ्यूज कर जाएगा गोल्गी बॉडी के। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, प्रोटीन्स मूव थ्रू सिस्टर्नी एंड आर मॉडिफाई। अब ये प्रोटीन्स इस सिस्टर्नी के थ्रू पास करेंगे और यहाँ पे इनका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या है, वेसिकल्स बर्न ऑफ एंड डिलीवर प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन। अब यहाँ से इनकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, और यहाँ पे क्या बनेगा, अब एक वेसिकल्स बनेंगे, यहाँ पे वेसिकल्स बनेंगे और ये वेसिकल्स क्या करेंगे, यहाँ से बर्ड ऑफ कर जाएंगे, टूट जाएंगे। और देखो अब इनके अंदर क्या क्या भरा हो सकता है कुछ वेसिकल्स इसमें से जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कराएंगे। कुछ वेसिकल्स ऐसे होंगे जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो क्या बनाएंगे, लाइसोसोम बनाएंगे। और कुछ के अंदर क्या होता है, सिक्रीशन, कुछ अपने मटेरियल को इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमने यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर में देखे। यहाँ से वेसिकल्स आए, सिस फेस पे अटैच हुए, फिर यहाँ पे सिस्टर्नी के अंदर गए, यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन होते टाइम देखो यहाँ पे क्या क्या बता रखा है, प्रोटीन सेंटर द सिस्टर्नी, मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को क्या बोला, ग्लाइकोजाइलेशन बोला। ग्लाइकोजाइलेशन के बाद फिर इनकी सोर्टिंग होती है, इनको अलग अलग वेसिकल्स में डाला जाता है। प्रोटीन्स का अलग वेसिकल होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का अलग होगा, जिसमें एंजाइम्स भरे हुए होंगे वो वेसिकल अलग होगा। ठीक है, फर्दर फिर इनकी मॉडिफिकेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम में गोल्गी बॉडी के बारे में देखा है अभी। आगे देखो, डज नॉट फॉर्म न्यू ऑर्गेनेली, ये कोई भी नई ऑर्गेनेली नहीं बनाता है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, इट्स जॉब इज टू dismantle them. However, by breaking down old organelles, it releases raw amino acids, sugars and lipid back into the cytoplasm। यानी कि ये क्या करता है, जो ऑर्गेनेली खराब हो जाती है उनको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उन ऑर्गेनेली के अंदर जो यूजफुल चीजें थी उनको दोबारा से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देता है, रिसाइकल कर देता है। देखो की पॉइंट्स को देखो एक बार, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्या करेगा ये, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, सेल के अंदर डाइजेशन करेगा। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ओल्ड सेल पार्ट्स, जितने भी हमारे ओल्ड सेल पार्ट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करेगा। फैगोसाइटोसिस, किलिंग बैक्टीरिया, जितने भी पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको किल करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ये इसकी फंक्शन है बोल सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, रिसाइकलिंग करेगा सेल के पार्ट्स की, बैक्टीरिया बार। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल सेल के अंदर ही जो डाइजेशन होता है उसके लिए। ठीक है, अब सेल के अंदर ही जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन करता है ना ये, और जो हमारी डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है। तो सेल के अंदर ही ये डाइजेशन होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। ऑटोफैगी करता है, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, ओल्ड सेल पार्ट्स को रिसाइकल करके सेल के अंदर ही यूज करा देता है। फैगोसाइटोसिस कराता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस जो होता है, मेटामॉर्फोसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, लार्वा से अडल्ट की फॉर्मेशन को जो होती है उसको मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। तो इसमें जब फ्रॉग हमारा लार्वा की फॉर्म में होता है तो उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अब उसको उसमें एडल्ट में जब कन्वर्ट होना है तो उसके गिल्स से क्या बनेंगे, लंग्स बनेंगे। तो गिल्स को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान गिल्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। तो इसीलिए मेटामॉर्फोसिस में लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं। A vacuole is a large non-cytoplasmic fluid-filled space inside the cell cytoplasm। क्या होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, नॉन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ
नहीं होता है। इट कंटेन्स, इसके अंदर वाटर हो सकता है, सेल सैप भी हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं दैट आर नॉट इमीडिएटली यूजफुल फॉर द सेल। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, सेल सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और वो मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो कि उसी टाइम पे, यानी कि सेल को अगर बाद में यूज करने हैं तो उनको भी वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जा सकता है। और वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो 4 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल। सैप वैक्यूल्स किसमें मिलता है हमें? प्लांट्स के अंदर। देखो सेल होती है, सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है सेंटर में ही, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सैप बोल देते हैं। वैक्यूल सैप बोलेंगे उसको। इसके अंदर जो बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सैप बोलेंगे, सैप। क्या बोलेंगे यार? प्लांट्स के अंदर जो ये हमारा वैक्यूल होता है सेंटर में, इसको हम क्या बोल देते हैं? सेप वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। फिर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें मिलता है हमें? अमीबा के अंदर देखने को मिलता है और ये क्या करता है? ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स मिलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। इनका काम क्या होता है? पोएंसी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किसमें मिलता है? प्रोटिस्टा के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने का काम करेगा उनके अंदर। It is bound by a single highly selective lipid bilayer membrane called tonoplast. प्लांट सेल जो होती है ना, प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। प्लांट सेल के अंदर ये जो हमारा जो सैप वैक्यूल था ना, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और ये टोनोप्लास्ट क्या करती है? ये मटेरियल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कराती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे हम टोनोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। टोनोप्लास्ट मटेरियल को लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कराती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है। द सेल स्ट्रक्चर। वैक्यूल क्या करता है? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। द वैक्यूल डज नॉट स्ट्रक्चरली फॉर्म अदर ऑर्गेनेलीज। डायरेक्टली तो ये किसी दूसरी ऑर्गेनेली को नहीं बनाता है, लेकिन ये क्या करता है? बाय ड्रॉइंग इन वाटर, ये ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर पानी भर जाता है वैक्यूल के अंदर, फैसिलिटेटेड बाय टोनोप्लास्ट एक्टिवली पंपिंग आयंस। इट क्रिएट। देखो एक इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। कैसे? वैक्यूल डज नॉट स्ट्रक्चरली फॉर्म अदर ऑर्गेनेलीज। डायरेक्टली तो किसी भी ऑर्गेनेली को फॉर्म नहीं करता है। इंस्टेड बाय ड्रॉइंग इन वाटर, पानी को अंदर लेगा और ये क्या करेगा? इट क्रिएट्स टर्गर प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा? बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा। जब ये बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा तो स्पॉटिंग द एंटायर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो प्लांट वॉल है वो क्या रहेगी? उसको सपोर्ट मिलेगा। एंड कीपिंग द सेल रिजिड, जिसकी वजह से सेल को रिजिड बनाए रखेगा। द टोनोप्लास्ट पम्प्स आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी हमने पढ़ा कि टोनोप्लास्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कराती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कराती है, जिसके लिए उसे एटीपी की ज़रूरत होती है। और ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मेकिंग वैक्यूलर आयंस कंसंट्रेशन हायर देन द साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है आयंस की वो ज़्यादा हो जाती है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। इंटरकनेक्शन असेंबली लाइन, ये थोड़ी सी समरी बना के यहाँ पे दे रखी है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड्स को बनाता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? पिंच ऑफ टू फॉर्म द ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाएगा।
ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड्स बनाता है। फिर इनको एक वेसिकल में पैक करा जाता है और उस वेसिकल को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोला जाएगा। ये वेसिकल क्या करेगा? गोल्गी के सिस फेस से बाइंड करेगा। सिस फेस से बाइंड करने के बाद गोल्गी apparatus के अंदर इस वेसिकल के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन होके क्या बनाया जाएगा? गोल्गी प्रोटीन्स, गोल्गी लिपिड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ट्रांस फेस से ये वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगा और पिंच ऑफ होने के बाद ये क्या बनाएगा? लाइसोसोम बनाएगा और वैक्यूल्स बनाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट।